भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री ने भाजपा को बताया विकास, विश्वास और राज। नए विचार का पर्याय, भ्रष्टाचार और परिवारवाद की बीमारी को दूर करने के लिए पार्टी संकल्पबद्ध। संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन भी रहा दोनों सदनों में गतिरोध। दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित। बजट सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 34 तो राज्यसभा की उत्पादकता रही 24%। 8 विधेयक पेश किए तो 6 विधेयक कराए गए पारित। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने हंगामे के लिए विपक्ष को ठहराया जिम्मेदार। केरल में कांग्रेस को बड़ा झटका। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और वी मुरलीधरन की मौजूदगी में थामा भाजपा का दामन। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सट्टेबाजी और जुए के विज्ञापनों के खिलाफ नई परामर्श चेतावनी जारी की। मीडिया को सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने से परहेज करने की दी सलाह। मंत्रालय ने कहा, सट्टेबाजी प्लेटफॉर्मों के विज्ञापन भारतीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। 6.5% पर बरकरार और वित्त वर्ष 2023 से 24 के लिए मुद्रास्फीति 5.2% अनुमानित। भारत के प्रियांशु राजावत ने आर्लिंग्स मास्टर्स बैडमिंटन में किया बड़ा उलटफेर। शीर्ष वरीयता प्राप्त जापान के केंटा निशिमोतो को सीधे गेम में हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के 44वें स्थापना दिवस को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर सबको बधाई दी और वहीं प्रधानमंत्री ने कहा, भाजपा के स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, सशक्त और समृद्ध किया है, सभी महानुभावों को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। आज हम सभी अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाजपा की स्थापना से लेकर आज तक जिन महान विभूतियों ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, पार्टी को संवारा है, पार्टी को समृद्ध किया है, पार्टी को सशक्त किया है, देश के कोटि कोटि जनों की आवाज को बुलंद किया है, उन सभी को, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के वरिष्ठ पद पर से पार्टी की और देश की सेवा करने वाले सभी महानुभावों का मैं आज शीश झुका करके प्रणाम करता हूं। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठाकर ले आए। उन्होंने कहा, भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करती रहेगी। जब लक्ष्मण जी पर संकट आया तो हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा पर्वत ही उठा करके ले आए। भाजपा भी इसी प्रेरणा से परिणाम लाने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करती रही है, करते रहना है, करते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर बीजेपी संसदीय दल के सदस्यों ने संसद भवन परिसर के लाइब्रेरी भवन में प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल संबोधन को सुना।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनता पार्टी के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर दिल्ली के भाजपा मुख्यालय पर ध्वजारोहण किया। भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज हमें ये संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में पार्टी को और आगे ले जाएंगे। हमें यहां पर यह संकल्प लेना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम एक पल भी बैठने वाले नहीं हैं और आज संकल्प लेते हुए पार्टी को आपके नेतृत्व में और आगे ले जाएंगे। इस बात को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। आपके नेतृत्व में पार्टी ने कच्छ से लेकर के पूर्वोत्तर तक पार्टी ने सरकारें भी बनाई और अपने ताकत को लोगों ने सराहा भी और आशीर्वाद भी, भरपूर आशीर्वाद दिया। उसी प्रकार से जम्मू से केरल तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी छाप और हमारे करोड़ों कार्यकर्ताओं ने बूथ पर काम करके पार्टी को स्थापित करने में अपना योगदान किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा सदन में शोर शराबे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई पहले 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि बाद में सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। आज कार्य स्थगन प्रस्ताव के तहत 6 नोटिस दिए गए थे, लेकिन मानकों के अनुरूप न होने के कारण उन्हें खारिज कर दिया गया। और वहीं लोकसभा की कार्रवाई भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। सत्रहवीं लोकसभा का 11वां सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ 31 जनवरी से बजट सत्र प्रारंभ हुआ था। बजट सत्र में हुए कामकाज पर जानकारी देते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने प्रेस वार्ता की। अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि बजट सत्र में लोकसभा की उत्पादकता 34% रही तो राज्यसभा की उत्पादकता 24% रही। कि लोकसभा का प्रोडक्टिविटी 34% है और राज्यसभा की 24.4% है। बाकी ये बजट सेशन था, इसलिए फाइनेंशियल बिजनेस इसमें ज़्यादा हुआ। 31 जनवरी को ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जॉइंट सेशन को हमारे सेंट्रल हॉल में संबोधित किया। 1 फरवरी को बजट पेश हुआ। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस सत्र में 8 विधेयक पेश किए तो वहीं 6 विधेयकों को पारित भी कराया गया। 8 बिल इसमें इंट्रोड्यूस हुए, 6 बिल पास हुए लोकसभा से, 6 बिल राज्यसभा से। टोटल अगर अब दोनों हाउसेज से बात करें तो हमारे 6 बिल पास हो गए। और एक और बिल था जो हमने पास किया, वो था कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023, द कंपटीशन अमेंडमेंट बिल 2023। और एक बिल था जो हमें जॉइंट कमेटी को भेजा, वो था द फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्नाटक में एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को बार बार झूठ बोलने की आदत लगी हुई है। वहीं कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि आज जो कांग्रेस पार्टी भाजपा पर अडानी को लेकर आरोप लगा रही है, इसी कांग्रेस ने अपने शासनकाल में केरल बंदरगाह अडानी को थाली में परोस दिया था। It was the Congress government which gave on a platter the Belgium port to Adani. It was not given on the basis of any tender. Now it is not his government, it is CPM government there. But what stopped him from asking and demanding that Kerala cancel that order? Equally, in Rajasthan, the entire solar power project has been given to Adani. Why doesn't he tear off that Rajasthan agreement with Adani, saying no solar power here, go away. Your Modi, Adani, bye-bye. They say no. So we don't want Modi, Adani, bye-bye in Rajasthan, cancel that order. Why is he not saying that?
और वहीं संसद सत्र के दौरान कामकाज बाधित होने पर बीजेपी ने विपक्षी दलों खासतौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ने हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र से विशेष बातचीत में कहा कि संसद में कांग्रेस पार्टी का रवैया सही नहीं था और देश की जनता इसका जवाब देगी। अनिल बलूनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी जी। इस बार ऐसा देखने को मिला कि उत्पादकता बहुत कम रही और हंगामा हुआ, इसकी वजह से कामकाज बहुत कम हुआ। देखिए, पहले दिन से ही ऐसे लगा जैसे कि विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और उनके साथ के जो लोग हैं, वह संसद में इस बार सत्र चलने ही नहीं देना चाहते थे। पहले दिन से ही उनकी मंशा बहुत स्पष्ट दिख रही थी कि सत्र किसी तरह न चले, सेशन को चलने ना दिया जाए। सांसदों ने भी राहुल गांधी जी से आग्रह किया कि भाई आप माफ़ी मांग लीजिए, आपने इतनी खराब बातें बोली हैं। लेकिन जब अहंकार इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, वह माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। जो उनके बोलने से लोगों को ठेस पहुंची है, उसको बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसी तरह से किसी को कुछ मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसे कैसे चल सकता है? और सदन को नहीं चलने देना है, न राज्यसभा को चलने दे रहे, न लोकसभा को चलने दे रहे। जिस प्रकार का बजट इस बार आया है, इतना बेहतरीन बजट है, उसके बारे में चर्चा करना आवश्यक था। देश की जनता को वो पहुंचे उस बजट की खूबियां, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो। आप ये करें कि चर्चा होती तो बजट के बारे में, उसकी खूबियों के बारे में ज्यादा जान पाती देश की जनता। इस वजह से शायद कांग्रेस पार्टी और विपक्ष ने चलने नहीं दिया। देखिए, 3 विषयों को समझना बहुत जरूरी है। पहला, एक बेहतरीन बजट जिसकी चर्चा देश में ना हो। दूसरा, विदेश में जाकर देश के को अपशब्द कहना। तीसरा, पिछड़े वर्ग का अपमान करना। ये 3 विषय इसमें मिले हुए हैं। बजट अच्छा आया, इससे विपक्ष बहुत परेशान था, चाहता था किसी प्रकार से चर्चा ना हो। दूसरा, देश के बाहर जाके देश के बारे में अपशब्द कह के आना। तीसरा, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, इस पिछड़े वर्ग के जो हमारे भाई हैं, उनके बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना। इसका मतलब आप देखिए किस तरीके का एक लाइन दिखती है कि एक अच्छे बजट की चर्चा ना हो, देश को जाके अपमान करके आना, और फिर पिछड़े वर्ग के भाइयों के लिए आपत्तिजनक बातें कहना। ये 3 चीजें एक साथ मिली हुई हैं इस बजट में। कांग्रेस से कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि सदन चले। नहीं तो क्या विपक्ष की कोई जिम्मेवारी नहीं होती है? क्या देश की इस बड़ी पार्टी का अपने आप को नेता कहने वाले व्यक्ति देश के बाहर जाके देश का अपमान करेंगे? क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी कहने वाले कांग्रेस पार्टी के प्रमुख क्या हमारे पिछड़े वर्ग के भाइयों का अपमान कर सकते हैं? क्या विपक्ष की कोई जिम्मेवारी नहीं तय होगी? क्या ऐसा कैसे हो सकता है लोकतंत्र में कि इस तरीके की बात की जाए? तो आखिर देखिए, लोकशाही में जनता ही सर्वोच्च है। जनता तय करेगी। जिस प्रकार का व्यवहार कांग्रेस पार्टी और उसके सांसदों ने किया है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया है, निश्चित तौर पे जनता इस सबको बहुत नज़दीकी रूप से देख रही है और आने वाले समय में लगातार जवाब भी देती है। आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट के चुनाव में क्या हुआ कांग्रेस के साथ। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के संगठन को क्यों नहीं समझ आ रही? हमें तो समझ नहीं आता अभी तक। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी, इनका कहना था कि विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी ने जो रवैया अपनाया सदन के अंदर, वो बिल्कुल सही नहीं था और यही वजह है कि संसद में एक गतिरोध देखने को मिला और संसद बाधित हुई। कामकाज को लेकर बहुत कम कामकाज हुआ और इसकी जिम्मेदारी विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की है। कैमरामैन महेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और बुलेटिन में फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, जल्द लौटते हैं। स्वच्छ जल और नारी का संघर्ष, दोनों का सदियों से संबंध रहा। पानी तो पहले भी था, कभी कांधों पर, कभी कमर पर, कभी माथे पर, कभी आंखों में। आजादी से लेकर 70 सालों तक केवल 3 करोड़ घरों में नल से आता पानी था। फिर छिड़ा एक जल आंदोलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकल्प उठाया, जल जीवन मिशन। 3 वर्षों में 11 करोड़ से अधिक घरों में अब नल से जल पहुंचने लगा है। स्कूलों, अस्पतालों, पंचायतों, आंगनबाड़ियों, देश की सरहदों, सभी जगह पहुंचा पानी। हर घर जल।
तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाजपा मुख्यालय में आज वरिष्ठ भाजपा नेताओं की मौजूदगी में कांग्रेस नेता और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी भाजपा में शामिल हुए। भाजपा में शामिल होने पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा कि एक भारतीय युवा होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि मैं प्रधानमंत्री के राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकता के दृष्टिकोण में अपना योगदान दूं। वरिष्ठ भाजपा नेता पीयूष गोयल ने उन्हें सदस्यता दिलाते हुए कहा कि अनिल एंटनी के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों का अनुभव भाजपा को देश निर्माण में सहायक होगा। To bring the background of Mr. Anil Antony, senior leader of the Congress until a few hours ago, joining the Bharatiya Janata Party on this very auspicious foundation day of the BJP. His significant contribution in the field of business, in the field of social work, and in the field of politics makes him truly an outstanding political and social warrior who cares for Kerala, who's concerned about the future of Kerala and India, and someone who believes in India first. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज मीडिया संस्थाओं, मीडिया प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन विज्ञापन मध्यस्थों को सलाह दी है कि वे सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म के विज्ञापन या प्रचार सामग्री को प्रसारित करने से बचें। आज जारी एक एडवाइजरी में मंत्रालय ने मुख्य धारा के अंग्रेजी और हिंदी समाचार पत्रों में सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापनों और प्रचार सामग्री को प्रकाशित करने की हालिया घटनाओं पर कड़ा ऐतराज जताया है। मंत्रालय ने एक विशिष्ट सट्टेबाजी मंच द्वारा दर्शकों को अपनी वेबसाइट पर एक स्पोर्ट्स लीग देखने के लिए प्रोत्साहित करने पर भी आपत्ति जताई है, जो प्रथम दृष्टया कॉपीराइट अधिनियम 1957 का उल्लंघन प्रतीत होता है। मंत्रालय ने अपने दिशा निर्देश में प्रेस परिषद की पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के प्रावधानों का भी हवाला दिया है, जिसमें कहा गया है कि समाचार पत्रों को ऐसा विज्ञापन प्रकाशित नहीं करना चाहिए जिसमें कुछ भी गैरकानूनी या अवैध हो। प्रेस परिषद का प्रावधान भी कहता है कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पीआरबी अधिनियम 1867 की धारा 7 के तहत विज्ञापन सहित सभी सामग्री के लिए संपादक की जिम्मेदारी को देखते हुए नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण से विज्ञापन इनपुट की जांच करनी चाहिए। मंत्रालय ने इससे पहले जून और अक्टूबर 2022 के महीनों में एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि सट्टेबाजी और जुआ अवैध है और इसलिए ऐसी गतिविधियों के प्रत्यक्ष या सरोगेट विज्ञापन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, प्रेस काउंसिल अधिनियम 1978, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 और अन्य प्रासंगिक कानून का उल्लंघन करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चालू वित्तीय वर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया। आरबीआई की तरफ से रेपो रेट 6.5% पर ही बरकरार रखा गया है। The Monetary Policy Committee decided unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 6.5% in this meeting of the MPC, with readiness to act should the situation so warrant. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will remain unchanged at 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate at 6.75%, to ensure that inflation progressively aligns with the target while supporting growth. Let me emphasize that the decision to pause on the repo rate is for this meeting only. आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा पेश करते हुए कहा कि बैंकिंग और एनबीएफसी वित्तीय प्रणाली मजबूत बनी हुई है। आरबीआई की तरफ से 2022 से 23 में आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया गया है। Economic activity remains resilient and real GDP growth is expected to have been 7% in 22-23. Consumer price inflation, however, has increased since December 2022, driven by price pressures on cereals, milk and fruits. Core inflation remains elevated. Looking ahead,
Headline inflation is projected to moderate in 2023-24. The monetary policy actions taken since May 2022 are still working through the system. Accordingly, the MPC decided to keep the policy rate unchanged to assess the progress made so far, while closely monitoring and evolving the inflation outlook. केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि दिसंबर से पहले प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से दिल्ली से देहरादून तक का सफर 2 घंटे में पूरा होगा। वहीं गणेशपुर से देहरादून तक के मार्ग को वन्य जीवों के लिए सुरक्षित किया जाएगा। बागपत एक सैटेलाइट सिटी बनेगा और 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर अमेरिका द्वारा भारत को समर्थन पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न एवं अटूट हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ जगहों के नाम चीन द्वारा बदलने की कोशिश की गई है। इसका हल भारत और चीन को आपस में निकालना पड़ेगा। अगर कोई हमारा समर्थन करता है तो अच्छी बात है, उनके समर्थन करने ना करने से हमारा कुछ नहीं बदलेगा। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार खबरें और भी हैं, आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम जादूगर तो नहीं, पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम डॉक्टर तो नहीं, पर तुमने मेरे फेफड़ों को बीमार होने से बचाया है। तुम माँ तो नहीं, पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और तुम्हारी वजह से ही मैं पैसे कमाने लगी हूँ। तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ऑक्सफैम इंडिया नाम के एनजीओ के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सूत्रों की माने तो ऑक्सफैम इंडिया के एफसीआरए लाइसेंस के रिन्यूअल को एमएचए ने दिसंबर 2021 में पहले ही रद्द कर दिया था। ऑक्सफैम इंडिया की एफसीआरए नियमों में गड़बड़ी के आरोप के चलते ये लाइसेंस रद्द हुआ है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने विदेशी योगदान विनिमय अधिनियम 2010 एफसीआरए 2010 के उल्लंघन के कारण ऑक्सफैम इंडिया की जांच के लिए सीबीआई को भेजा है। ऑक्सफैम इंडिया ने एफसीआरए एक्ट 2020 लागू होने के बाद भी पैसों को विदेशी खातों में अलग अलग संस्थाओं के जरिए ट्रांसफर करना जारी रखा। एफसीआरए 2020 इस तरह के पैसों को ट्रांसफर करने से बैन करता है। इस एक्ट में संशोधन 29 सितंबर 2020 को लागू हुआ था, लेकिन ऑक्सफैम इंडिया ने इसके बावजूद भी एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अन्य फंड ट्रांसफर किए। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने आईटी सर्वेक्षण के दौरान पाए गए ईमेल से ये पता लगाया है कि ऑक्सफैम इंडिया अपने लाभ के लिए पैसों को अलग अलग बैंक अकाउंट में रखने की योजना बना रहा था। सीबीडीटी के आईटी सर्वेक्षण से ये भी खुलासा हुआ है कि ऑक्सफैम इंडिया को विदेशी संगठनों से फंडिंग आ रही थी। उल्लेखनीय है कि ऑक्सफैम इंडिया सोशल एक्टिविटीज को चलाने के लिए रजिस्टर्ड है। और चीन में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के मामले में मुस्लिम देशों ने भले ही चुप्पी साधी हुई है, लेकिन अब कुछ मुस्लिम संगठन इस पर आवाज उठा रहे हैं। बांग्लादेश में पूर्वी तुर्किस्तान में बेरेन क्रांति की 33वीं वर्षगांठ के अवसर पर विभिन्न हिस्सों के विरोध में प्रदर्शन और सम्मेलन आयोजित किए गए। पूर्वी तुर्किस्तान को चीन में शिनजियांग के नाम से जाना जाता है। 5 अप्रैल से 10 अप्रैल 1990 के दौरान चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमान विद्रोहियों और चीनी सैन्य बलों के बीच संघर्ष चला। उइगर शिनजियांग को चीन से आजाद करवाना चाहते थे।
6 दिन तक चले इस संघर्ष में चीन सरकार ने इस विद्रोह को कुचल दिया। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बांग्लादेश खिलाफत आंदोलन द्वारा सम्मेलन का आयोजन किया। वहीं सम्मेलन में शिनजियांग पर अवैध कब्जे और उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के लिए चीन की निंदा की गई। इस्लामिक प्रगतिशील जनता फ्रंट ने भी इस अवसर पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया। चर्चा में कई इस्लामी बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। बांग्लादेश मुहाजिर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट कमेटी ने ढाका विश्वविद्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया और मानव श्रृंखला बनाई। BMWDC सदस्यों ने चीन दूतावास को ज्ञापन भी सौंपा। ओपन डायलॉग बांग्लादेश ने नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया। इसके अलावा गाजीपुर में संचेतन नागरिक समाज, रणपुर में मुक्तिजोध मंच, खुलना में गैर सरकारी संगठन आलोकितों फाउंडेशन एवं सम्मिलितों सामाजिक आंदोलन और चटगांव में बांग्लादेश इस्लामी फ्रंट द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए गए। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। इस सप्ताह हमारे साथ होंगी कथक क्षेत्र की